साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। प्रत्यय से पहले हमने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, कारक, उपसर्ग, इन सभी की बात आराम से कर चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। प्रत्यय में हमने 2-3 वीडियो में छोटे छोटे 2-2, 3-3 प्रत्यय लेकर बात कर ली है। पीछे के सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से क्रम से देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए। नवल प्रत्यय लेते हैं आज, उसके बाद में 1-2 प्रत्यय और देखेंगे। तो नवल प्रत्यय शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे नवल प्रत्यय दोस्तों आराम से समझने की कोशिश करना, एकदम सरल तरीका। केवल 3 बातें याद रखनी नवल प्रत्यय की, कभी भी नहीं भूलोगे, समझना। उसके बाद किताब में से भी उदाहरण देखने हैं आपको, ठीक है। उदाहरण देकर समझने की कोशिश करना। नवल प्रत्यय के नियम 3 ही हैं, उसको आराम से देखना। पहला है कि इसका शेष क्या रहता है। परीक्षा में पूछ ले सीधा, तो उसका जो शेष रहता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं शब्द देकर कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, या किसी शब्द धातु के साथ प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आराम से ध्यान देना कि वो इसका शेष रहता है। ण और ल इसका सूत्रों से लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है, वो रहता है। अब वो का युवार ना को इस सूत्र से अक आदेश हो जाता है। सूत्रों में नहीं पढ़ना, शेष क्या रहता है, आदेश हो जाता है अक, ठीक है। अक तो है पुल्लिंग का, शेष क्या रहता है, अक पुल्लिंग का रहता है। अकै, इका और अकम, इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये शेष रहते हैं, ठीक है। अक आदेश हो जाता है, अक शेष रहता है। दूसरा नियम है, साथ में लिख लेना, 3 ही नियम है। स्वरांत धातु में वर्दी आदेश। स्वरांत धातु, स्वरांत धातु का मतलब क्या हो गया कि ऐसी धातु है जिसके अंत में स्वर हो, जैसे क्री होता है, नी होता है, जो भी धातुएं होती है स्वरांत, ठीक है। तो उन स्वरांत धातु में वर्दी आदेश होता है। अब वर्दी आदेश कैसे होता है, देखिए, यदि किसी भी धातु के अंत में कौन सा स्वर हो, ए या आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, ठीक है। धातु के अंत में ई या ए हो, ई या ए हो, तो इनके स्थान पर, तीनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। धातु के अंत में उ या ओ हो, तो इन तीनों के स्थान पर हो जाएगा औ, ठीक है। और धातु के अंत में यदि री हो तो इसका हो जाएगा आर। इस प्रकार से होना है कि जैसे नी आ जाए तो नी के स्थान पर क्या होना है, न और आई की मात्रा लगा दो, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जोड़ने पर इसमें अयदि संधि भी होगी, आराम से देखेंगे। आ के स्थान पर आ, ई के आई, उ ओ हो तो औ, री हो तो आर। इस प्रकार से होना है। धातु के अंत में जैसे क्री आ जाए, क्री, ठीक है, क्री धातु आ जाए, इसमें यदि नवुल प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, तो इस क्री का आर कैसे हो, री का आर होगा, तो क का क लिख दिया आधा, और री के स्थान पे क्या करना है, आर, और नवुल का शेष क्या रहता है, अक। अब इसको जोड़ेंगे, क के अंदर अक की मात्रा जो आ है इसकी मात्रा का हो जाएगा, र आधा है, इसमें आगे वाला ए जोड़ा तो र पूरा हो गया, और ये क, कार क, क्री धन नवुल का क्या हो जाएगा, कार क। इस प्रकार से वर्दी आदेश होता है। उपदा में ई उ री हो, ए ई उ री, ये 4 वर्ण हो उपदा में, तो इसका क्रमश है आ ए ओ अर हो जाता है, मतलब गुणादेश हो जाता है। यहाँ पे ए का आ हो जाता है वर्दी के। उपदा क्या होती है, उपदा में धातु की उपदा, देखिए उदाहरण देखते हैं। उपदा कहते किसे हैं, ठीक है। जैसे लिख है, धातु क्या है, लिख। उपदा में अब ये लिख कैसे बना है, देखिए, ल में एक की मात्रा है, ठीक है, और ख आधा है, इस प्रकार से बना है लिख। उपदा कहते कैसे हैं, सेकंड लास्ट जो स्वर होता है, मतलब पहले से ये जो अंत वाला है इससे पहले वाला जो स्वर होता है, अंत वाले से ये जो पहले वाला स्वर होता है उसे कहते हैं उपधा। मतलब दोनों में जो ये 3 वर्ण हैं, इधर से दूसरा वर्ण होता है, लास्ट से दूसरा वर्ण, दूसरा स्वर है, ठीक है, उसे कहते हैं उपदा स्वर। तो
उपधा स्वर का मतलब आप समझ गए होंगे। लिख में क्या है, ई की मात्रा है 2 नंबर, इधर से 2 नंबर क्या है, ई की मात्रा है। तो उसमें यदि हो ए ई उ री तो उसको क्या कर देना है, आ ए ओ अर कर देना है। जैसे यहाँ पे आया लिख, ठीक है। तो लिख में क्या है, ल ई और ख। तो जो ई आया इसके स्थान पे क्या होगा, क्रमशः ए के स्थान पर तो अग जाएगा आ, ई के स्थान पर ए, क्रमशः होगा उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ई के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। तो हमने ल का ल लिखा, ई के स्थान पर कौन सी मात्रा लगा दी, ए की मात्रा लगा दी, तो ए हो गया, ठीक है। ई के स्थान पे ए हो गया तो ए की मात्रा लगा दी। अब ख्यादा है अभी तक, ठीक है। इसमें जब नवुल जोड़ेंगे, ठीक है ना, नवुल का शेष क्या रहता है, अक, ठीक है। तो इस एक को यहाँ पे जोड़ दिया तो ख पूरा हो गया, और लेख क, ये तो हो गया पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग का क्या शेष रहेगा, इका, तो इसका हो जाएगा लेखिका, और नपुंसकलिंग अकम तो लेखकम, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द बन सकते हैं। तो अब हम थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 ही उदाहरण देख लो, पूरा नवुल प्रत्यय समझ में आ जाएगा, केवल उदाहरण देखकर समझना है, ठीक है। हमने बात की ध्री धन नवुल, तो हमने बात कर ली थी यदि स्वरांत धातु हो, क्या हो, स्वरांत धातु, तो इसमें वर्दी आदेश होता है। क्या होता है, वर्दी आदेश। तो यहाँ पे स्वर है, अंत में री आ गया, तो क्या होगा इसका, देखा ध लिखा था, और री के स्थान पे क्या कर दिया, आर, क्या कर दिया, आर हो जाएगा री का, और आगे जोड़ देना है। तो इसका बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वापस जोड़ने पर देखा ध लिखा, इसमें आ जोड़ दिया तो धा हो गया, राधा इसमें आगे वाला जोड़ा तो र हो गया, और क धार क, ठीक है। ये तो हो गया पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग बनाए तो धारिका, नपुंसकलिंग बनाए तो धारकम, ठीक है। अब आ गया नी धातु है। नी धातु है, इसमें भी क्या है, अंत में स्वर है, स्वर है अंत में, तो क्या होगा, वर्दी आदेश होगा। क्या होगा, वर्दी आदेश होना है। अब ई का क्या होगा, हमने बात की थी ई, दीर्घ ई और ए, ये हो तो ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो देखिए न धन ई, यही है, इसमें न में क्या है, ई है, और आगे क्या है, नवुल का क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, ई का क्या होना है, ऐ होना है, वर्दी आदेश ऐ होगा, और आगे वाला अक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक विशेष नियम लागू होता है, यदि ऐ के बाद में आ जाए, स्वर आ जाए कोई सा भी, ऐ के स्थान पर अयादि संधि हो जाएगी, ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ऐ आदि आय, ठीक है। तो न आय धन अक, इसको जोड़ने पर क्या होगा, न पूरा हो जाएगा, आधगन में ना हो जाएगा, ये के अंदर ए मिला दिया, ये पूरा, और क नायक है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका, और नपुंसकलिंग हो जाएगा नायकम। इस प्रकार से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अंत में स्वर हो किसी भी धातु के तो इसका वर्दी आदेश होगा। वर्दी आदेश में ई और ए हो तो ऐ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐ कर दिया, ऐ और ए, इसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो अयादि संधि हो जाती है। और यदि ए हो, हमने बात कर ली थी, ए हो तो ऐ हो जाता है, ऐ हो तो आय हो जाता है, ओ हो तो औ हो जाता है, और औ हो तो आव हो जाता है। तो यहाँ अयादि संधि का नियम लागू। तो ऐ के आय कर दिया, अगर जोड़ा नायक है, नायिका नायकम, ये हो गया। तो यहाँ पे नी धन नवुल का क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट अपनी सगदर्टी से, नी धन नवुल का क्या होगा, पुल्लिंग पूछे, क्या पूछे, निधन, तो पुल्लिंग का तो हो जाएगा नायक है, स्त्रीलिंग का नायिका, और नपुंसकलिंग नायिका। इस प्रकार से पठधन नवुल है, पठधन नवुल है। तो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी उपधा में, उपधा में यदि ए हो, ई हो, ई उ री हो, तो उसका क्रम से क्या हो जाएगा, आ ए ओ और री हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपधा कहते कैसे हैं, सेकंड लास्ट स्वर, इधर से 2 नंबर जो स्वर होता है उसे कहते हैं उपधा। अब आप कहेंगे इसमें री का अर क्यों नहीं हुआ, आर, तो यहाँ पे दोस्तों ये इधर से सेकंड लास्ट नहीं है, इधर से फर्स्ट ही है री, तो इसका आर हो जाएगा। अंत में स्वर हो तो उसका वर्दी होता है, और अंत से पहले वाला स्वर हो तो उसका
गुणादेश होता है और ए का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट है ए, ठीक है। पटदन नौन का क्या शेष रहता है अक, तो अक्षेष रहा। तो दोस्तों ए आया है तो ए का आ हो जाएगा, पे का पा हो जाएगा, ठीक है। उपदा में है, उपदा यानी सेकंड लास्ट, उपदा हो तो ए का आ होना है, ई का ए होना है, इस प्रकार से है ना। तो पे का पा हो गया, ठे का ये ए मिलाने पर पूरा हो गया ठे, और ये कै, पाठ कै, पाठिका, पाठिकम, पाठकम, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा पाठ कै, नव पठदन नवल तो पाठ कै। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर परीक्षा में आ जाइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको अंत से देखना है। यदि अक शेष रहता है, इक्का शेष रहता है या अकम शेष रहता है, तो उसे यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, नवल प्रत्यय हो जाएगा। एक और देख लेते हैं दृष्ट धन नवल। दृष्ट धन नवल में कैसे बना है, दृश्य कैसे बना है, द री, ठीक है, श, इस प्रकार से बना है। और आगे नवल का क्या हो गया अक। तो अब उपदा में आ गया, उपदा का मतलब यहाँ से सेकंड लास्ट आ गया, तो उपदा में आ जाए तो री का क्या होगा अर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से द है और आगे क्या है अर है और आगे श है, ठीक है। और इसमें आगे क्या है अक। अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए द में ए मिला दिया तो द पूरा हो गया। अब र आधा है, आगे र के आगे स्वर नहीं है, तो र आधा हो तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, और स अभी तक आधा है। इस समय आगे वाला ए मिला है तो स पूरा हो गया। और क, दर्शक, दर्शिका, दर्शकम, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एकदम आराम से समझते हैं। तो नवल प्रत्यय एकदम आसान है, केवल आपको बात वो है कि जो नियम है वो आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको वो नियम याद नहीं होंगे, दो छोटे छोटे नियम हैं कि यदि अंत में स्वर हो तो उसका वर्धी आदेश होगा, और उपधा में स्वर हो तो उसका गुणादेश ए का आ, ई का ए, री का अर और उ का ओ हो जाता है। ये दो बातें याद रखनी है। और शेष क्या रहता है, अक शेष रहता है, इका और अकम। एकदम इजी नवल प्रत्यय। अब नवल प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है, कर्तावाचक शब्द बनाने में। नवल प्रत्यय कर्तावाचक शब्द बनाने में प्रयुक्त होता है। और कर्तावाचक शब्द बनाने में एक त्रिच प्रत्यय और प्रयुक्त होता है, उसको भी हम देख लेते हैं साथ ही। शुरू करते हैं त्रिच प्रत्यय। उससे पहले हमने नवल प्रत्यय जो देखा था, नवल प्रत्यय में हमने जो उपदा में ए ई आ रहे थे, तो उपदा में क्या कर रहे थे, उसका गुणादेश कर रहे थे, उ का ओ कर रहे थे। उपदा का मतलब सेकंड लास्ट स्वर है। लेकिन कुछ धातुएं आपको याद रखनी है, उनमें उपदा का गुणादेश नहीं होता है। ए का आ नहीं होगा, ई का ए नहीं होगा, उ का ओ नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। रक्ष धन नवल करें तो शब्द क्या बन जाएगा, रक्षक, रक्षिका, रक्षकम, ठीक है। इस प्रकार से मतलब रे का रा नहीं होगा, जिस प्रकार से हमने किया था वहां पर पहले जिन धातुओं का, जैसे पट का पाठ का किया था, पै का पा किया था, यहाँ पर रक्ष का राक्ष का नहीं होगा, रक्ष का ही होगा। इसी प्रकार बक्स का है, अक जुड़ना है और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। गम का है, ठीक है, जन का है, पूज का है, चिंत का है, इस प्रकार से जुड़ेगा। पू का पो नहीं होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, पू का पो कर रहे थे, लेकिन ये गलत है और शब्द क्या बनेगा, केवल पूज का है। इस प्रकार से चिंत का चैंत नहीं बनेगा, केवल ची का ची ही रहेगा और शब्द क्या बन जाएगा, चिंत का है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कुछ धातुएं भी है, आपको किताब से सभी धातुएं दी हुई है, उन किताब में भी देखना है। केवल समझने की कोशिश करना, जो नियम है वो नियम देखिए और आराम से समझ में आएगा। बात कर लेते हैं त्रिच प्रत्यय। दोस्तों त्रिच प्रत्यय में ये आपको पता ही है, त्रिच प्रत्यय हमेशा कर्ता कारक वाचक शब्द बनाने के काम आते हैं। और त्रिच प्रत्यय में जो त्रिधन च होता है, इस च का तो लोप हो जाता है, शेष रहता है त्रि। क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहता है। और जो त्रि शेष रहता है वो तो होता है नपुंसकलिंग का। किसका होता है, नपुंसकलिंग का। और पुल्लिंग का बनाने के लिए ता शेष रहता है, ये होता है पुल्लिंग का ता और स्त्रीलिंग का त्रि। इस प्रकार से शेष रहते हैं। तो त्रि जो त्रिच का रहता है वो होता है नपुंसकलिंग, ता का पुल्लिंग और त्रि स्त्रीलिंग। एक बात तो हो गई ये। और दोस्तों इसी के साथ ही दो छोटे छोटे नियम कि उपधा में जो भी ई, उ और री हो तो उसका गुणादेश करना है। मतलब ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, उ का ओ और री का
अर हो जाएगा यदि उपदा में हो। उपदा का मतलब सेकंड लास्ट, ठीक है ना। दूसरा नियम, यदि व्यंजनांत धातु हो, व्यंजनांत धातु, उसमें ई की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा? ई की। जैसे कत कतु कतुआ में लगा था ना ई, उसी प्रकार से ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे लिख आ जाए, क्या आ जाए? लिख आ गया, लिख प्लस त्रिच, इसमें क्या शब्द बनेगा? तो उपदा का, उपदा मतलब सेकंड लास्ट स्वर कौन सा है? ल ई ख, इस प्रकार से बना है। तो 2 नंबर क्या है? ई। इधर से 2 नंबर क्या है? ई है। तो इस ई का तो कर देना है ए, तो ई का क्या कर दिया? ए कर दिया गुणादेश। अब ख, जो दूसरा नियम है व्यंजनांत धातु हो, तो उस धातु में जो अंत में व्यंजन दिया उसमें ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो ये ई आ गया, व्यंजन है ख, तो इसमें ई की मात्रा लगा दो, लेखी। त्रिच का कैसे हो गया? त्रि, तो ये हो गया लेखित त्रि, मतलब ये नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग बनाने के लिए लेखिता और स्त्रीलिंग बनाने के लिए लेखित्री। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये नपुंसकलिंग और ये पुल्लिंग। इस प्रकार से ध्यान रखने। नियम 2 ही है, उपधा में ई उरी हो तो गुणादेश करना है, ठीक है। और व्यंजना धातु हो तो उसमें ई की मात्रा लगानी है। त्रिच प्रत्यय के 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। त्रिच प्रत्यय में उदाहरण है जैसे निधन त्रिच, ठीक है। तो उदाहरण में हम देखने से पहले आपको ये नियम याद होना चाहिए। ई उरी उपधा में हो तो उसका गुणादेश होगा। उपधा का मैंने आपको मतलब बता दिया है। जैसे नम धातु आ जाए, नम में आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं नम धातु में कौन सी उपधा है, उपधा क्या है। परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि नम में उपधा क्या है। तो उपधा मैंने बता दिया है, सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है उसे कहते हैं उपधा। सेकंड लास्ट जो स्वर होता है, नम को अलग अलग कीजिए। न है, इसमें क्या है? ए की मात्रा है तो पूरा बना तभी, ठीक है। और मैं, इस प्रकार से बना है नम। तो सेकंड लास्ट जो स्वर होता है, सेकंड लास्ट कौन सा है? ए, तो ये अ उपधा है। तो यहाँ पर उपधा में यदि ई उ री हो तो उसका क्रमशः गुणादेश होगा। ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं। और व्यंजना धातु है, यदि अंत में क्या है? व्यंजन है, तो उसका क्या करना है? हमें उसमें ई की मात्रा लगानी है। और अंत में हो तो भी हमें क्या करना है? यदि ई उरी हो तो उसका गुणादेश भी करना है। यदि व्यंजनांत हो या स्वरांत हो उपधा, ठीक है, तो क्या होता है? उसमें भी गुणादेश होता है। यदि अंत में आ जाए तो भी क्या करना है? गुणादेश करना है। नि का गुणादेश, ई का क्या होगा? गुणादेश ए होगा। ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और त्रिच का क्या शेष रहता है? त्रि, ठीक है। तो नेत्रि बन गया। ये तो था नपुंसकलिंग बना है, ये कौन सा बना है? नपुंसकलिंग। पुल्लिंग हो जाएगा नेता और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। इस प्रकार से होंगे। कृधन त्रिच इसी प्रकार हो जाएगा। अब इसका री आया तो री का गुणादेश क्या होगा? अर होगा। तो क का क और इसमें अर जोड़ना है री के स्थान पर, तो ए का इसमें मिला दिया तो क्या पूरा हो गया। और अब र है, र आधा है तो ऊपर चला जाएगा। और त्रि का क्या शेष रहेगा? कर्त्री। ये तो हो गया नपुंसकलिंग, ठीक है। अर जुड़ा है, देखिए अर अब तो इसमें है और रे यहाँ पे है, तो कृत्री। पुल्लिंग हो जाएगा कर्ता और स्त्रीलिंग हो जाएगा कर्त्री। इस प्रकार से हो जाएगा आपके श्रुधन त्रिच। श्रुधन त्रिच है तो उ आ गया, उ का क्या होगा? गुणादेश ओ हो जाएगा। यहाँ पे श्रो हो गया और त्रिच का क्या विशेष था? त्रि। तो ये तो हो गया नपुंसकलिंग। इस पुल्लिंग हो गया आपके श्रोता और स्त्रीलिंग हो गया श्रोत्री, ठीक है। पट्टधन त्रिच, पट्टधन त्रिच, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 नियम बताए थे। उपधा में यदि ई उ री हो तभी होगा ए ओ ए। यदि ए आया तो ए का ए ही रहेगा, ए का आ नहीं होगा। त्रिच में याद रखना, यहाँ पे नवुल में ए का आ हुआ था, नवुल में ए का आ हुआ था, पट का पाठ का बना था, लेकिन यहाँ पर पट का पट ही रहेगा और इसमें आगे जुड़ जाएगा। जैसे प का पैर आ गया और अंत में व्यंजनांत आ गई। व्यंजनांत धातु हो तो ई की मात्रा, तो इस ठह में ई की मात्रा लगा देते हैं पट्ठी। और त्रिच का क्या शेष रहा? पठित्री। ये तो हो गया नपुंसकलिंग। पुल्लिंग हो जाएगा पठिता और स्त्रीलिंग पठित्री। इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा नवुल और त्रिच प्रत्यय। इनको भी आपको किताबों से उदाहरण देखने हैं, जो नियम बताइए वो नियम आपको याद रखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको साथ साथ में लिखते जाना नियम। हर जो हर प्रत्यय है
उसके 3 या 4 नियम हैं, वो लिखते जाना। जब आप परीक्षा के समय रिवीजन करेंगे तो इतना ईजी आएगा, आपको इतना सरल लगेगा, रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। वो नियम आपको याद रखने हैं और उसके बाद किताब से उदाहरण देखने हैं, तो एकदम सरल होगा। कभी भी आपको पूछ ले तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप छोटा सा वीडियो देखते हैं 20 मिनट का, वो लगभग 1 GB का हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो छोटा और आराम से स्पष्ट बात करते हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करना। अगले में हम ले लेंगे तबीयत अन्य, जो भी 2 पढ़ते बचे हैं उसमें तुरंत ही लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः कि लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।